अभी हम बात करते हैं न्यू जॉइनर्स के एंट्री हम कहाँ से करेंगे और एम्प्लॉय मास्टर के बारे में। उसके लिए आपको एम्प्लॉय में जाना है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय मास्टर सेटअप में जाना है। आपको किसी भी एम्प्लॉय को अगर रजिस्टर करना है एज अ न्यू, ओके, तो आपको मैन्युअल अगर एंट्री करनी है तो आपको एम्प्लॉय सेटअप में जाना है। यहाँ पर अभी भी हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि कौन सी कंपनी में वो ज्वाइन कर रहा है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम, कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी एज पर हिज आईडी, कौन सी ब्रांच में वो सिलेक्ट हो रहा है, ओके। एम्प्लॉय टाइप है, आपको सिलेक्ट करना है कि वो स्टाफ फुल टाइम वर्क में है आप, या फिर बाद में पार्ट टाइम है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो ऐसे आप टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेजिग्नेशंस करना है, उसका पे कैडर उसका सिलेक्ट करना है कि वो स्टाफ कैडर में आ रहा है, वर्कर में आ रहा है, या कॉन्ट्रैक्चुअल है वो भी सिलेक्ट करना है। डिवीज़न, सब डिवीज़न भी आप चूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर उसका स्टेटस है वो एक्टिव ही रखना है, ओके। आफ्टर डाटा यहाँ पर लोकेशन दिया गया है कि कौन से लोकेशन में आप उसको ज्वाइन करवा रहे हो। उसकी शिफ्ट अगर आपको लग रही है कि उसको अगर मान लो हर मंथ में शिप रोस्टर या शिप इंपोर्ट करके आपको शिफ्ट असाइन नहीं करनी है, और उसके एम्प्लॉय मास्टर के हिसाब से हर मंथ उसका शिफ्ट कैप्चर होना चाहिए, कि जैसे कि कोई जनरल शिफ्ट में ही आने वाला है एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ पर जनरल शिफ्ट असाइन कर देनी है, ओके। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोबेशन, जो ज्वाइनर्स है, ओके, क्या वो प्रोबेशन पीरियड में फॉल हो रहा है। अगर यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको मंथ्स दिखेंगे, जहाँ पर 6 बाय डिफॉल्ट 6 मंथ आ रहा है, लेकिन आप मैन्युअली उसको चेंज भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 12 मंथ कर सकते हो। तो उस हिसाब से प्रोबेशन पीरियड भी आप डिफाइन कर सकते हो इन अ एम्प्लॉय मास्टर। आफ्टर उसको आपको जो भी ज्वाइंस हो रहा है एम्प्लॉय, उसका सुपीरियर कौन रहेगा और एचओडी क्या रहेगा। अभी सुपीरियर यानी फर्स्ट हायर की एंड सेकंड हायर की जो भी लीव अप्रूव के लिए जाएगी वो कौन पहले अप्रूव करेगा उसका नाम रहेगा सुपीरियर के अंदर, और फाइनल ऑथराइज पर्सन कौन रहेगा वो है एचओडी, ओके। नेक्स्ट है डिवाइस एनरोलमेंट आईडी, यानी कि उसका फिंगर मशीन के अंदर कौन सा आपने नंबर्स डाला हुआ है फॉर फिंगर रजिस्ट्रेशन, वो आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाने पड़ेंगे, जहाँ से उसका अटेंडेंस डेटा कैप्चर करेगा सिस्टम। ज्वाइन हो रहा एम्प्लॉई का रोल कौन सा आप दे रहे हो, जैसे कि कोई मैनेजरियल रोल है, एम्प्लॉई का रोल है, या फिर बाद में एचओडी उसको बना रहे हो एम्प्लॉय सुपीरियर, तो टाइप्स ऑफ बल्क में आप उसका रोल भी बना के उसको असाइन कर सकते हो। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देना कंपलसरी है। राइट हैंड साइड में फिर से हम जा रहे हैं, अगर मान लो जो भी ज्वाइन हो रहा है वो एम्प्लॉई का वीक ऑफ आपको डिफाइन करना है, ओके, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ताकि उसके जो अटेंडेंस के जो टेबल्स बनेंगे उसमें जितने भी वीक ऑफ आएंगे यहाँ से कैप्चर करेगा सिस्टम। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड के अंदर, जो भी ज्वाइन हो रहा है वो एम्प्लॉय का ग्रेड कौन सा रहेगा। यहाँ पर मान लो कि वो M1 ग्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आप डिफाइन करो कि उसका सैलरी ऑन सीटीसी जनरेट करना है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर हमें सीटीसी बताना है। तो आपको यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है उसका सीटीसी अमाउंट बताना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो पर ईयर के हिसाब से यानी कि पर एनम के हिसाब से भी बता सकते हो, या पर मंथ सीटीसी भी बता सकते हो। उस हिसाब से सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपना सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, फिर बाद में यहाँ पर उसका पान कार्ड नंबर क्या रहेगा और आधार कार्ड नंबर क्या रहेगा वो ज्वाइनर्स का, वो भी आप यहाँ पर बता के यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉई जो ज्वाइन कर रहा है उसका आपको यहाँ पर दिख रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जेंडर है, हाइट है, वेट है, मैरिटल स्टेटस, मैरिज डेट डिफाइन किया गया है, रिलीजन कौन सा है, नेशनलिटी। तो ये सारी एम्प्लॉई की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर उसकी पर्सनल आपको अगर एड ऑन करना है तो भी कर सकते हो, और एम्प्लॉई के लॉगिन में भी अवेलेबल है। अगर एम्प्लॉई खुद उनके लॉगिन से अगर यह एंट्री कर रहा है तो उसकी अप्रूवल रिक्वेस्ट एचआर को पर्सन को आएगी, जहां से वो अप्रूव करेंगे। अप्रूव होने के बाद ही सिस्टम में वो अपडेट करने देगा। अगर मान लो एचआर पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया तो वो अपडेट जो दिया है रिगार्डिंग पर्सनल के बारे में है, या कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अप्रूव होने देगी नहीं, लेकिन अप्रूव हो जाएगी, फिर बाद में इसमें अपडेट आ जाएगा। अभी हम बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, जहाँ से उसका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस वहाँ पर डिफाइन करना है, जो भी ज्वाइन कर रहा है उसके बारे में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि उसका यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी एंड कंपनी ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ऑफिस मेल आईडी आपको डिफाइन करना है, जहाँ पर उसको कुछ मेल आउट
मेल जो सिस्टम से जाएंगे एज पर ऑफिशियल, तो वो ऑफिशियल मेल आईडी में जाएंगे। कुछ ईमेल एड्रेस ऐसे होंगे जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑफर लेटर रिलीज करना है या फिर बाद में कोई भी लेटर वार्निंग इश्यू करना है, तो उसको पर्सनल में मेल में जानी चाहिए। तो आपको ये भी डिफाइन करना है कि उसके पर्सनल मेल आईडी भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कॉन्टैक्ट डिटेल। फिर हम इमिग्रेशन के बारे में जा रहे थे। इमिग्रेशन में यहाँ पर पासपोर्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, जो भी जॉइनर्स हो रहा है उसका। अगर मान लो कि बैंक अकाउंट नंबर ओपन हुआ है उसका, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड कंपलसरी डिफाइन करना है कि उसको जो भी ज्वाइन हो रहा है, क्या उसका सैलरी हम बैंक ट्रांसफर थ्रू दे रहे हैं या कैश से दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं। अगर मान लो ज्वाइन हो रहा बंदा है वो बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि हम उसका सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र करके देंगे, तो आपको बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। कौन सी बैंक में उसका सैलरी जाएगा, तो आपको मल्टीपल यहाँ पर बैंक दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप कौन सा है, सैलरी या सेविंग है या करंट है, अकाउंट नंबर मेंशन करना है, आईएफएससी कोड आपको डिफाइन करना है, और ट्रांजैक्शन टाइप, यानी कि ये जो भी बंदा है उसका अगर आपको लग रहा है कि एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है या फंड ट्रांसफर करना है, तीन में से कोई किसी एक को आप सिलेक्ट करते हो। आफ्टर दैट इसको यहाँ पर सेव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर रूल डिफाइन किए गए हैं पेरोल प्रोसेस के लिए, जैसे कि जो भी ज्वाइन हो रहा है उसका वो बंदे का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ऑन ग्रोस है या सीटीसी है, तो सीटीसी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरी ऑन, यानी कि यहाँ पर तीन यहाँ पर फॉर्मेट है, डे, आवर एंड वेजेस। जो भी ज्वाइन हुआ है उसका मंथली सैलरी होगा, या आवर बेस हम पेड करेंगे, या तो पर डे वेजेस के हिसाब से हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ये तीन में से कोई एक रूल उसको डिफाइन करना है जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको। यहाँ पर अगर मान लो कि पर आवर वेज के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय रजिस्टर का है, तो यहाँ पर वर्क आवर्स मेंशन करना पड़ेगा, उसका पर आवर रेट क्या रहेगा, यानी कि मैक्सिमम आवर लिमिट एंड पर आवर रेट क्या रहेगा उसका। यहाँ पर लिखा गया है स्किल टाइप, जो भी ज्वाइन हो रहा है उसका स्किल टाइप क्या रहेगा, वो क्या बात स्किल्ड में आ रहा है, अनस्किल्ड में आ रहा है या सेमी स्किल्ड में आ रहा है। तीन में से कोई भी एक स्किल आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका जो भी रहेगा पर डे वेजेस भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उस हिसाब से उसका सैलरी स्ट्रक्चर या तो फिर या पेरोल प्रोसेस भी रन होगा। पीटी एप्लीकेबल है या नहीं है, ईएसआईसी एप्लीकेबल है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। जो भी एम्प्लॉय हो रहा है वो एलडब्ल्यूएफ में फॉल कर रहा है, यस तो टिक करना है। ईएसआईसी नंबर यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। ईएसआईसी की डिस्पेंसरी कौन सी उसकी लग रही है वो भी आपको मेंशन करना है। ये जो भी बंदा है उसका पीएफ डिडक्शन है, यस तो ये आपको यहाँ पर टिक करना है, और उसका पीएफ नंबर यहाँ पर लिखना है, यूएन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पर अगर बंदा जो भी ज्वाइन कर रहा है वीपीएफ एप्लीकेबल में है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और उसके परसेंटेज भी आप बता सकते हो इधर। वीपीएफ अगर अमाउंट भी आपको डालना है तो भी डाल सकते हो। पीएफ एक्चुअल ऑन बेसिक, यानी कि अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय का 15,000 से ऊपर अगर बेसिक सैलरी है, फिर भी वो चाहता है कि मेरा 12% अगर मुझे डिडक्शन करवाना है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी बेसिक रहेगा उसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई बाय 12% करेगा। यहाँ पर है इस पीएफ आफ्टर एज, यानी कि 58 की हमने लिमिट रखी थी। अगर कोई भी एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं आफ्टर दैट मुझे भी डिडक्शन करना है, 58 के बाद भी मुझे कंटिन्यूस जॉब है तो मेरा डिडक्शन होना चाहिए, तो भी एक सिस्टम कर सकता है। मान लो कुछ एम्प्लॉय ऐसे है जिसका मोर देन 15,000 सैलरी होता है बेसिक सैलरी, फिर भी अगर उनको अगर लमसम अमाउंट पे भी पीएफ डिडक्ट करना है तो यहाँ पर वो लमसम अमाउंट डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लो कि यही एम्प्लॉय को फूड डिडक्शन अगर मान लो सब्सिडाइज फूड है और देना चाहते हो तो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो यानी ये टिक करोगे तो उस हिसाब से स्लैब के हिसाब से पेमेंट पेरोल में से वो डिडक्ट करेगा। यहाँ पर ओटी एप्लीकेबल है, जो भी ज्वाइन हुआ है एम्प्लॉय वो क्या ओटी फॉल में है, यानी उसको ओटी के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय है। अगर यस तो टिक करना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर मान लो कि यही बंदा ओटी में एप्लीकेबल है, उसका पर आवर ओटी रेट भी आप मेंशन कर सकते हो, ताकि जितने भी घंटे काम करेगा उससे मल्टीप्लाई करके उसका पेरोल में प्रोसेस करके ओटी अमाउंट डिफाइन करेगा सिस्टम। फिर बाद में है कि ओटी विद पेड सैलरी, अगर मान लो यही एम्प्लॉई को आपको ओवर टाइम यानी कि आपका जो भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हुआ है वो पेड विद सैलरी करना है तो यहाँ पर टिक करना है। अगर पेड विद सैलरी नहीं है तो यहाँ से टिक मार रिमूव कर लेना है। यही बंदे के लिए ग्रेजुइटी एप्लीकेबल है या नहीं है तो उसके लिए टिक करना है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ग्रेजुइटी आईडी यानी कि हमारा एलआईसी से दिया गया जो भी कस्टमर आईडी है वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, और एलआईसी का आईडी यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डिडक्शन, यानी कि टैक्स डिडक्शन के लिए ये एम्प्लॉई एलिजिबल है। अगर आप यस करते हो तो उसका जो भी पेरोल रन होगा वो डिडक्शन टीडीएस में डिडक्शन काउंट करेगा। ओके,
पे स्लिप फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आता है वेब लॉगिन अटेंडेंस। अगर मान लो कि यही बंदा जो ज्वाइन कर रहा है उसको वेब लॉगिन से अगर अटेंडेंस फिलअप करवाना है, वो अगर मान लो कि बायोमेट्रिक मशीन अवेलेबल नहीं है आपके पास और पे वेब लॉगिन से आप करवाना चाहते हो तो भी यहाँ से कर सकते हो। ऑन फील्ड एम्प्लॉय, अगर किसी भी फील्ड में अगर कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है तो आप बता सकते हो कि वो ऑन फील्ड एम्प्लॉई है। IMI नंबर है, या जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को हम अगर मान लो कि सिम कार्ड देते हो तो या मोबाइल कार्ड देते हो, मोबाइल देते हो तो उसका IMI नंबर भी आप दिखा सकते हो। ईज मोबाइल एक्सेस, अगर इसी यह जो ज्वाइन कर रहा है उसको क्या हम मोबाइल की एप्लीकेशंस यूज़ करने देने वाले हैं, अगर यस तो यहाँ पर टिक करना है और नहीं तो अनब्लैक करना है। ओके, नेक्स्ट है ईज ऑटो अटेंडेंस। क्या ये जो ज्वाइन कर रहा है उस बंदे को एवरी डे प्रेजेंट ही कंसीडर करना है, यानी कि उसको बायोमेट्रिक पंच करना जरूरी नहीं है, एवरी डे उसको बाय डिफॉल्ट सिस्टम प्रेजेंट ही कंसीडर करेगा, ऐसा कुछ रूल है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, बाकी नहीं है तो नो टिक करना है, यानी कि टिक मार्क नहीं करना है। अगर मान लो कि जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका कोई प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी है, ओके, तो वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भी दिखा सकते हो। यहाँ पर दूसरा एक है मैक्सिमम वीक ऑफ इन अ मंथ, यानी कि जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है उसके लिए वीक ऑफ की लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि अगर 4 से ज़्यादा वीक ऑफ उसको असाइन नहीं होने चाहिए। तो जिस मंथ के अंदर अगर मान लो कि 5 संडे आ रहा है 5, तो वो सिस्टम 4 ही बताएगा, 5वां उसको वर्किंग डे करना पड़ेगा। तो ऐसी मैक्सिमम लिमिट भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये सारे रूल है यहाँ पर आपको दिखाए गए। और एक यहाँ पर हम राइट साइड देख रहे हैं, अगर मान लो कि जो भी बंदा जब ये जो ज्वाइन होने वाला है उसकी कंफर्मेशन डेट कब रहेगी, उसके टेबल्स यहाँ पर गिनेंगे। आफ्टर 6 मंथ या 12 मंथ आपने जब डिफाइन किया है, जब भी आप एम्प्लॉय को कंफर्म करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी कंफर्मेशन डेट दिखाई देती है। अगर मान लो कि यही बंदे ने अगर रेजिग्नेशन डेट अप्लाई किया है तो रेजिग्नेशन डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कैंटीन के लिए सब्सिडाइज फूड के लिए वो एप्लीकेबल है, और यहाँ पर टिक किया तो उस हिसाब से सब्सिडाइज परसेंटेज में वो फॉल करेगा। यही बंदा अगर मान लो कि जिस दिन लेफ्ट कर रहा है कंपनी, यानी लास्ट वर्किंग डे, वो भी डेट यहाँ पर दिखाई देता है जब आप फुल एंड फाइनल प्रोसेस करते हो या मैन्युअली उसकी डेट अपडेट करते हो तब। एग्जिट रीज़न क्या रहेगा, कब जो भी बंदा है वो छोड़ रहा है जॉब तो उसका रीज़न क्या है, वो रिज़ाइन दे के जा रहा है या टर्मिनेट हुआ है, एब्सकॉन्डिंग था, या जो भी रीज़न आप बता दो तो उस हिसाब से F&F में आपको हेल्प रहेगी। मैक्सिमम PF अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम PF का कितना कंट्रीब्यूशन रखना है, तो वो भी कर सकते हो। किसी भी एम्प्लॉय को ब्लॉक करना है जाने के टाइम कि यह बंदा अगर टर्मिनेट कर रहा है, इन फ्यूचर हमें इसको दोबारा हायर नहीं करना है, तो यहाँ से टिक करोगे कि इसको ब्लॉक किया है और कौन सी डेट से किया है, तो आप वो भी कर सकते हो। रिटायरमेंट डेट भी डिफाइन कर सकते हो कि जो भी बंदा ज्वाइन हो रहा है या जो एग्जिस्टिंग है उसकी लास्ट रिटायरमेंट डेट कौन सी रहेगी। ओके, फिर ये बंदा अगर मान लो कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट उसके पास अगर ओपनिंग है तो उसका नंबर भी डाल सकते हो। ओके, उसका UN नंबर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, इज एम्प्लॉयर सेम, यानी कि अगर मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय जो ज्वाइन हो रहा है उसका मैक्सिमम लिमिट आपने डिफाइन किया है बेसिक का PF ऑन अमाउंट, या तो मैक्सिमम अगर मान लो कि उसका PF में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा वो अगर आपने डिफाइन किया हुआ है, ओके, तो वो भी आप सेम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर कर सकते हो, यानी कि CTC में दोनों पार्ट जो PF के रहेंगे वो सेम टू सेम आपको चालान के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है इज होल्ड सैलरी। आपको अगर इसी बंदे का ज्वाइन होल्ड सैलरी भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। PF ऑन ग्रोथ, यानी कि हमारा जो भी जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से फॉर्मूला है कि ग्रोथ माइनस HRA जितना भी होगा उसका 12% ऑफ PF होना चाहिए, तो यहाँ पर टिक होने के बाद वो कैलकुलेशन पे सिस्टम काम करता है। ओके, यहाँ पर है इज न्यू फॉर PF। अगर जो भी ये बंदा है वो फर्स्ट टाइम अगर PF में लॉगिन कर रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयड हो रहा है, तो यहाँ पर टिक होना जरूरी है। ओके, फिर बाद में प्रोफेशनल टैक्स के रूल, यानी कि आपको यहाँ पर जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसके स्टेट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट का उसको PT डिडक्शन रहेगा। यहाँ पर ESIC की ऑफिस यानी उसको कौन सी रहेगी वो भी एक बार डिफाइन करना है। ओके, आफ्टर डेट आप भी देख रहे हो LIC ID दिखाने का। अगर मान लो कि आपको नया जो भी बंदा है उसका सिग्नेचर भी आपको रखना है तो JPG या PDF दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, लास्ट में एक ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर करके, जहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि मान लो कोई भी ज्वाइनर्स है वो कौन से प्रोजेक्ट में काम करने वाला है, यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट भी मेंशन कर सकते हो ताकि आप वो एक रिपोर्ट जनरेट के टाइम MIS के अंदर आपको हेल्पफुल रहता है कि डिपार्टमेंट वाइज कोर्स या प्रोजेक्ट वाइज कोर्स अगर जाननी है तो आप उस हिसाब से रिपोर्ट डाउनलोड करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पर डेटा सेव कर देना है। तो ये बात कर रहे थे हम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर।
आफ्टर दैट क्वालिफिकेशंस का एक यहाँ पर पेज है। जो भी बंदा ज्वाइन हो रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज एसएस से लेके एंड ऑफ उसकी मास्टर डिग्री या जो भी उसने किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर बाइंड करना है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसकी, ओके। यूनिवर्सिटी और आपको बोर्ड डिफाइन करना है, स्पेशलाइजेशन किस में है, क्लास कौन सा है उसने लिया हुआ है, ओके, कौन से ईयर में पास आउट किया था, परसेंटेज क्या थे, और आपको सेव करते रहना है। जैसे जैसे उसको ऐड ऑन करते रहोगे यहाँ पर टेबल की एंट्री गिरती रहेगी। वैसे ही लैंग्वेज नोज करके ऑप्शन है, वो कितनी लैंग्वेजेस जानता है, ओके। तो यहाँ पर सारी यहाँ पर आपको दिख रही है, और एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। एबिलिटी क्या है उसकी, यानी कि वो राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, स्पीक है या फिर अंडरस्टैंड कर सकता है। जहाँ जितना भी आपको लग रहा है उसको पूछ के आप डेटा यहाँ पर क्लिक करके फिर सेव करना है आपको, ओके। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये भी है, यहाँ पर डिफाइंड भी कर सकते हो फ्लुएंसी क्या है उसका, प्योर है, बेसिक है, गुड है या फिर मदर टंग में आ रहा है वो, तो वो भी एक डिफाइन कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बारे में। उसके स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी करियर उसका स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम से लेके एंड कब तक किया था वो जॉब, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उसका क्या रहा है, कंपनी का नाम क्या था, सीटीसी उसने लास्ट छोड़ने के टाइम कितना था, डेजिग्नेशन क्या थी उसको लास्ट छोड़ने के टाइम, और टोटल ईयर्स उसके डिफाइन करने की कितने साल या मंथ तक उसने जॉब किया था, सेव कर देना है। फिर बाद में दूसरा अगर मान लो कि उसके बाद उसने दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया था, कब से किया था, कब एंड किया था, तो आपको जैसे जैसे सेव करोगे नए नए टेबल्स यहाँ पर बनते रहेंगे। अभी हम पे एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पे एलिमेंट में जो रहेगा कि जो भी बंदा जिस डेट को ज्वाइन कर रहा है वो डेट आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। यहाँ पर पे एलिमेंट कोड डिफाइन किया गया है कि आपको मान लो कि बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है कि बेसिक उसका क्या रहेगा एज पर ही सैलरी स्ट्रक्चर। तो आकर रूल डिफाइन करना है कि उसकी कंप्यूटेशंस टाइप, यानी कि उसका कंडीशन क्या रहेगा, वो ऑन अटेंडेंस डिडक्शन है या नॉन अटेंडेंस है। जो भी हम पे एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं वो उसका डिडक्शन ऑन डेज रहेगा या फिक्स दिया जाएगा, ओके। तो वो भी आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑन अटेंडेंस है, बेसिक इसलिए, और जो भी स्ट्रक्चर उसका ऑफर लेटर या जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं अमाउंट डालूंगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है जहाँ पर उसके रूल डिफाइन होते हैं, जैसे कि ये बेसिक है उसके ऊपर पीटी एप्लीकेबल है या नहीं है, पीएफ है या नहीं है, ईएसआईसी है या नहीं है, क्या ये सैलरी का पार्ट है, हमें सैलरी स्लिप में इसको शो करना है, क्या ये सीटीसी का पार्ट है, क्या इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, क्या इसके लिए प्रूफ रिक्वायरमेंट है टीडीएस के लिए, या फिर बाद में वर्कर पीएफ के लिए एप्लीकेबल। तो ये सारे यहाँ पर रूल डिफाइन किए गए हैं। आपको जो सही लगे या जो गलत है जो पे एलिमेंट के बारे में उसको सही लगे तो रहने देना है, और गलत है तो यहाँ पर टिक मार्क रिमूव करके सेव कर देना। आफ्टर डेट आपको दूसरा पे एलिमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि बेसिक के बाद एचआरए के बाद मेडिकल कन्वेंस वॉट जितने भी उसके सैलरी स्ट्रक्चर में है वो सारे सेव करके आपको यहाँ पर अमाउंट और ये सेव करते रहना है। आफ्टर दैट रीइंबर्समेंट, अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, अगर आपको उसको रीइंबर्समेंट देना चाहते हो तो उसका भी सेटअप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर इफेक्टिव डेट कब से ज्वाइन, यानी कि ज्वाइन किया तब से आपको उसको डिफाइन करना है, और उसका लास्ट पेड डेट कौन सा रहेगा वो भी आपको डिफाइन करना है। अब रीइंबर्समेंट हेड क्या रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीपल आप बनाए हुए हैं, आपको अगर नया भी बनाना है तो बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पे गिफ्ट कूपन असाइन किया हुआ है। क्या ये पीरियोडिक में उसे मंथली है, ये 6 मंथ में है, क्वार्टरली है या फिर ईयरली है। तो कोई भी एक जो भी रीइंबर्समेंट की आपकी जो कंडीशंस होगी आपको सिलेक्ट करना है। ऑन अटेंडेंस रहेगा या नॉन अटेंडेंस है वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पर मंथ अगर मैक्सिमम लिमिट रखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कोई भी अमाउंट भी डिफाइन करना है कि रिइंबर्समेंट कितना रखा था हमने, और सेकंड पे मंथ कौन सा है वो भी आपको बताना है, ओके। अभी यहाँ पर कंडीशन जैसे रखी थी, सैलरी पार्ट है या डिस्प्ले में दिखाना है या नहीं दिखाना है, सीटीसी का है, इसके लिए अगर मान लो टीडीएस प्रूफ मांगते हो नहीं, तो ये सारा आपको डिफाइन करके सेव करना है। तो ऐसे हम रिइंबर्समेंट दिखाएंगे सिस्टम में। मान लो कि रेफरल पॉलिसी में ये एम्प्लॉय फॉल हो रहा है कि नहीं, जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है, ओके, वो क्या रेफरल पर्सन है, तो आपको जो भी रेफरल पर्सन रहेगा उसको यहाँ पर बताना है। अमाउंट डिफाइन करना है कि हमारे पॉलिसी के हिसाब से कितना होना चाहिए, और सोर्स क्या था, फ्रेंड है, लिंक्डइन से आया था, naukri.com न्यूज़पेपर एंड अदर, ओके। देन आफ्टर सेव करना है, ओके। नाउ टीडीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है उसको अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यस होने। यहाँ पर जैसे ही टिक करते हो, ओके, तो एम्प्लॉय के लॉगिन के अंदर एम्प्लॉय को यहाँ पर उसका प्रपोजल डालना है कि उसका एग्जैक्ट अभी करंट उसका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा।
तो वो एम्प्लॉय के पार्ट में आपको रखना है कि वो खुद का इन्वेस्टमेंट डालेगा यहाँ पर सिस्टम में। यहाँ पर सारे रूल डिफाइन किए गए हैं। ओके, इवन तो HRA भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, और हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर जितनी भी सेक्शन दिए गए हैं एम्प्लॉय लॉगिन के अंदर यहाँ पर चूज द फाइल करके ऑप्शन है, और जहाँ से एम्प्लॉई जो भी ज्वाइन कर रहा है वो खुद का उसका इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, और लास्ट में ये भी ऑप्शन है वहाँ से भी कर सकता है, और आफ्टर दैट इसको सेव करना है। अभी हम एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है पर पर्सनल फाइल के लिए, जैसे कि आधार कार्ड लेना है, लाइसेंस लेना है, पान कार्ड है, वोटर ID है, एम्प्लॉय हेल्थ के रिकॉर्ड है, या फिर बाद में एम्प्लॉय का खुद का फोटो है, इंक्रीमेंट लेटर प्रीवियस कंपनी का, अगर मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी, NDA, ऑफर लेटर है, पासपोर्ट है, सिग्नेचर, TDS 16 है। ऐसे ही आप क्वालिफिकेशन भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो, एक्सपीरियंस के बारे में करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय के पास से कितने कितने लेने हैं, तो आप यहाँ से चूज फाइल करके सेव करके यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय को असेट्स देने के बारे में। हमने पहले एक कैटेगरी बनाई थी कि IT रिलेटेड हमें किसी को अगर मान लो कि कुछ देना है, जो भी ज्वाइन हो रहा है वो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो अगर मान लो ज्वाइन हो रहा है उसको हमें एक लैपटॉप देना है, या फिर बाद में कोई भी अदर एसेट्स है वो भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके हम डाल सकते हैं, ताकि इसका यूज़ हमें कब मिलेगा, जब उसका हम फुल एंड फाइनल बनाएंगे तब उसका हमें डिडक्शंस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो ये है, आपको यहाँ पर एसेट टाइप डिफाइन करना है, एसेट का नाम डिफाइन करना है आफ्टर दैट। ओके, यहाँ पर इश्यू डेट यानी कि ज्वाइनिंग डेट के टाइम हम उसको दे रहे हैं तो ये भी डिफाइन करना है। कोई अटैचमेंट बिलिंग वगैरह है उस लैपटॉप के बारे में तो आप डाल सकते हो। ओके, गिवन फॉर यानी कि ऑफिस यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के ही, या यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर असाइनमेंट दिख रहे हैं कि क्यों दिया है, सॉरी गिवन फॉर रीज़न क्या है, तो उसका हमने रीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट देखिए असाइनमेंट पीरियड, यानी कि इसको हम ये भी दिखाई सकते हैं कि 1 साल तक अगर मान लो कि ये बंदा है लैपटॉप यूज़ कर रहा है तब तो वो ऑफिशियल गिना जाएगा। आफ्टर दैट वो पर्सनल में काउंट होगा, यानी कि डिडक्शन हम लेंगे नहीं, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ओके, स्टेटस में यहाँ पर रहेगा कि भाई असाइंड है या अवेलेबल है, यानी कि वो अवेलेबल है उसको हम दे सकते हैं, एंड आफ्टर दैट सेव। ओके, तो ये इस तरह से हम एम्प्लॉय को असेट्स दे सकते हैं। अभी हम अप्राइजल की बात कर रहे हैं, तो अप्राइजल के अंदर जब भी ये एम्प्लॉय 1 साल 2 साल 3 साल जैसे ही उसके अप्राइजल की हिस्ट्री रहेगी तो आपको डिफाइन करेगा कि कौन से साल में उसका कितना अमाउंट एग्जिस्टिंग था, एडिशनल कितना हुआ, और परसेंटेज या अमाउंट में हाइक कितना वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर टेबल्स बनते रहेंगे। अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी HOD ने कमेंट भी पास की है तो भी आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा, और आपको भी अगर एम्प्लॉय को साइन करना है कोई कमेंट तो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, करंट डेट, जो भी कमेंट डालना है वो कमेंट डाल दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए, ताकि वो एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल में HRMS में ट्रेनिंग करके हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर ट्रेनिंग कैलेंडर जब हम बनाते हैं तो जब भी कोई डेट डाली जाती है उसमें एम्प्लॉय को असाइन करना है शेड्यूल ट्रेनिंग के अंदर। जब भी हम देखेंगे कि भाई कंप्लीटेड ट्रेनिंग कितनी हुई है उसका यहाँ पर टेबल्स जनरेट होते रहेंगे। आफ्टर दैट फिलिंग द अटेंडेंस, और यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स रिक्वायरमेंट यानी कि TNI, ओके, उस हिसाब से उसकी क्या ट्रेनिंग है रिक्वायरमेंट, तो वो भी यहाँ पर टेबल्स में दिखेंगे। तो हर एक एम्प्लॉय को 2 चीज़ें दिखेंगी कि कितनी ट्रेनिंग उसको अभी लेनी बाकी है और कितनी आज तक ख़त्म हो गई। ओके, तो वो रिकॉर्ड भी एम्प्लॉय मास्टर में आपको मिलेगा। हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी ज्वाइन हो रहा है बंदा, अगर मान लो कि उसके कुछ पर्सनल मेडिकल किया है या फिर बाद में कोई LIC का किया है तो वो सारा भी यहाँ पर डाल सकता है डॉक्यूमेंट अटैच। इंश्योरेंस डिटेल में भी LIC का डॉक्यूमेंट है या कोई अदर कंपनी है उसका भी आप यहाँ पर डाल सकते हो डॉक्यूमेंट। और नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर कंपलसरी है कि जो भी ज्वाइन हो रहा है उसका नॉमिनी डिफाइन करना है, ताकि उसके लिए PF या है, ग्रेजुइटी है, बोनस है, वॉटएवर, उसका कौन रहेगा नॉमिनी, जिसको ये सारा पेमेंट मिलेगा। आफ्टर अगर मान लो कि ज्वाइन हुआ बंदा इन फ्यूचर हमारे पास नहीं है अवेलेबल तो हम किसको उसका हम दे सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम, तो ये भी नॉमिनी डिफाइन करना ज़रूरी है। तो ये था पूरा एम्प्लॉय मास्टर। ओके, अभी हम दूसरे केस में जा रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर पूरी कंपनी के अंदर हमारे पास करंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको लिस्ट में जाना है जहां से आपको कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डिवीज़न, सब डिवीज़न 5 हायरार्की में डेटा आप देख सकते हो। अगर मान लो कि आपको यहाँ पर स्टेटस के हिसाब से देखना है कि मेरे को सिर्फ एम्प्लॉय एक्टिव है उतने ही देखने हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको करंट स्टेटस दिखाई देगा कि हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी है। लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय करंट में हमारे पास एक्टिव कितने हैं, तो उस हिसाब से आप देख भी सकते हो। अगर आपको चाहिए यही डेटा मुझे एक्सेल में भी चाहिए तो आप एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सेल के अंदर भी डेटा मिल जाएगा।
ओके। अगर मान लो कि किसी पुराने एम्प्लॉई जो अभी छोड़ के पहले चला गया था लेकिन उसका हम दोबारा ज्वाइन करवाना चाहते हो, उसी का डेटा हमें ट्रांसफ़र भी करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय को असेट्स असाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय मास्टर में बताया था कि किसी भी एम्प्लॉय को हम असेट्स असाइन भी कर सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय को असाइन करना है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम दे रहे तो उस एम्प्लॉय को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कैटेगरी डिफाइन करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट से हम उसको दे रहे हैं, असेट्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि उसको असेट्स टाइप क्या रहेगा, असेट ओके। असेट्स अगर नाम भी दिया है कि लैपटॉप के अंदर कौन सा लैपटॉप है, डेल का है या फिर एचपी का है, ऐसा कुछ भी अगर आपको नाम भी बताना है तो आप बता सकते हो। फिर बाद में इसी डेट ज्वाइनिंग डेट रहेगी उसकी, या तो फिर बाद में आपने जब असेट्स दी है वो भी डेट यहाँ पर डाल सकते हो। ओके। कोई भी डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग हिज बिल तो आप यहाँ से डाल सकते हो। गिवन फॉर पर्पस क्या है तो आप यहाँ पर पर्पस दीजिए कि वो ऑफिशियल पर्पस के दिया था या पर्सनल दिया था। असाइनमेंट पीरियड क्या रहेगा, इसका डिडक्शन यानी कि 1 मंथ तक रहेगा या 1 ईयर तक रहेगा, और यहाँ पर आपको सेव करना है। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉय को असेट्स हम देंगे। जो भी असेट्स दी गई होगी वो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी हमने असेट्स दी है। ओके। पे रिवीजन करके ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को करंट मंथ में या फिर बाद में कि उसका सैलरी रिवाइज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहा है, या ऑन प्रोबेशन हो, क्लियर होने के बाद अगर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जिस एम्प्लॉय का हमें पे रिवीजन करना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टेटस दिखाई देगा कि उसका करंट स्ट्रक्चर क्या है। ओके। मान लो कि यहाँ पर हमने दिखाया कि ग्रेड है, हमारा मान लो कि प्रोबेशन के बाद उसका ग्रेड भी चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पर ग्रेड पे क्लिक करना है। और सैलरी ऑन क्या रहेगा यानी कि सीटीसी के हिसाब से वो रहेगा। सैलरी पर मंथ अभी क्या आपको कितना हाइक देना है, जैसे कि अभी करंट है 37,600 रुपीज़। आपको अगर मान लो कि 40,000 अगर मेंशन करना है तो भी कर सकते हो। मान लो कि आपको इंक्रीमेंट अमाउंट मेंशन करना है कि मुझे लमसम 5,000 बढ़ा देना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। या तो उसके परसेंटेज डिफाइन करना चाहते हो कि मुझे 10% देना है तो भी आप दे सकते हो। यहाँ पर तो परसेंटेज बताने रहेंगे। यहाँ पर इफेक्टिव डेट यानी कि प्रोबेशन कंफर्मेशन कंप्लीट हुआ कब है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। या फिर इंक्रीमेंट डेट बताना पड़ेगा आपको कि ये इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट की आपको डेट बतानी पड़ेगी। और रिव्यू न्यू सैलरी स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हो तो ऐसे ही टेबल्स आपको नए मिल जाएंगे एज पर सैलरी स्ट्रक्चर। उसका नया रिवाइज आपका बेसिक क्या रहेगा, एचआरए क्या रहेगा, हेल्पर अलाउंस क्या रहेगा, और फिर बाद में उसको आपको लास्ट में सेव कर देना है। और यही सेव होने के बाद आपको अगर लग रहा है कि उसके एम्प्लॉय मास्टर में जाके चेक करना है तो भी कर सकते हो। और उसके कुछ लेटर्स है, जैसे कि अगर इंक्रीमेंट लेटर देना है तो भी दे सकते हो आप। प्रोबेशन कंफर्मेशन का आपको क्लियरेंस देना उस टाइम अगर रिवाइज सैलरी है तो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर अवेलेबल। ओके। उसके बाद यहाँ पर है बल्क का ऑप्शन दिया गया है कि एम्प्लॉय के बल्क में हम पे रिवाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक डाउनलोड सीट करके ऑप्शन है। पहले हमारे एम्प्लॉय मास्टर में जितने भी रजिस्टर एम्प्लॉय हो उसका डाउनलोड कर दो कि एग्जिस्टिंग पे रजिस्टर में पे एलिमेंट में अमाउंट कितना डाला हुआ है, और वो सारा डाउनलोड होने के बाद पहले अमाउंट वहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव होने के बाद जो भी नया स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको अंदर ऐड करना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर की बेसिक में कितना अमाउंट रहेगा, एचआरए में कितना रहेगा, मेडिकल वॉट एवर जितने भी स्ट्रक्चर में एलिजिबल रहेंगे वो सारे पेरीमेंट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और आपको फिर बाद में इसी लोकेशन से सिलेक्ट करके फाइल गेट डेटा करना है, सीट नंबर सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टू रो डिलीट फ्रॉम और टू से लेके आपको रो सिलेक्ट करना है। इफेक्टिव डेट यानी कि कब से उसका रिवाइज स्ट्रक्चर हो रहा है या अपलोड कर रहे हो, गेट डेटा एंड चेक डेटा एंड आपको सेव करना है। तो इस हिसाब से बल्क में भी आप पे एलिमेंट की फाइल अपलोड कर सकते हो। ओके। अगर मान लो आपको लग रहा है कि जो भी पे एलिमेंट अपलोड हुए उसका ऑथेंटिकेशन यानी कि उसको ऑथोराइज करना जरूरी है। ओके। यानी कि कोई अपलोड करने वाला पर्सन भी अलग होगा और उसका अप्रूवल करने वाला भी पर्सन अलग होना चाहिए। वो वेरीफाइड करेगा विद द डॉक्यूमेंट की जो भी अपलोड हुए वो अमाउंट सही है, तो वो भी हम कर सकते हैं सिस्टम में। यानी कि 2 लेवल अप्रूवल रहेगा, एक जो अपलोड कर रहा है उसका फर्स्ट लेवल गिना जाएगा और सेकंड रहेगा जो उसका ऑथराइज करेगा। ओके। फिर बैंक की वेरिफिकेशन डिटेल भी सेम ऐसा ही है कि एम्प्लॉय मास्टर के अंदर जो भी बैंक डिटेल डाली है ओके वो क्या सही है या गलत, एज पर डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई करना है तो भी सिस्टम में हम कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर वो भी है। ऑथराइज पे चेंज रिक्वेस्ट भी अगर मान लो किसी की आती है तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो और रिम्बर्समेंट रिक्वेस्ट आती है तो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन है पे रिवीजन के रिगार्डिंग।
मान लो किसी भी एम्प्लॉई का कंफर्मेशन प्रोबेशन क्लियरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर कंपनी ब्रांच है हमारे पास, डिपार्टमेंट एंड पर्टिकुलर एम्प्लॉई को भी हम देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेटा मेरे को देखना है कि इस मंथ में या टिल अब तक कितने के लोगों का कम प्रोबेशन कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मुझे देखना है। तो आपको इस हिसाब से मिल जाएगा कि किसका कब आ रहा था और टिल हमने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोबेशन का भी टिक मार्क, अगर मान लो जो भी जिसका भी ड्यू डेट के ऊपर डेट चला गया उसको मुझे एक्सटेंड करके 6 मंथ भी डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, और आफ्टर दैट उसको कंफर्म करना है। तो ये है पूरा प्रोसीजर फॉर प्रोबेशन कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर माई टीम, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर फ्लो चार्ट आता है। ओके, कि किसी भी एम्प्लॉई, जो भी एम्प्लॉई का लॉगिन, ये एडमिन यूज़र है, यहाँ पर आपको ये डेटा नहीं शो होगा, लेकिन मान लो कि किसी भी एम्प्लॉई के लॉगिन से अगर आप करते हो या एचओडी लॉगिन से कर रहे हो, तो उसके अंदर उनके अंडर में कितनी टीम है वो देखना है, तो माई टीम का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एम्प्लॉय को अगर कमेंट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। अब हम एचआर लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफर लेटर टू एंड ऑफ रिलीविंग लेटर तक अगर आपको आपकी कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उस हिसाब से आपको लेटर्स बाय सिस्टम अगर देना है तो भी हम कर पाएंगे। आपको सिर्फ आपके जितने भी लेटर्स के फॉर्मेट रहेंगे वो हमें शेयर करने हैं। शेयर करने के बाद हम उसका ड्राफ्ट बैकएंड में सेट कर देंगे। अगर मान लो किसी भी एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देना है तो ऑफर लेटर में आपको क्लिक करना है। ऑफर लेटर टाइप का आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि जैसे कि मेरा ऑफर लेटर है, ये सिलेक्ट करने के बाद ये ऐसे ऐसे आपको डिटेल डालना है कि जैसे कौन सी कंपनी में कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, एम्प्लॉय का नाम है, एड्रेसेस वगैरह जो नॉर्मल हम ऑफर लेटर में मेंशन करते हैं वो आपको डिटेल बाइंड करनी पड़ेगी। और आप तो गो करोगे तो उसका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा और आपको फिर प्रिंट निकाल के वही ऑफर लेटर एम्प्लॉय को दे सकते हो। ओके, उसी तरह आपके पास मल्टीपल यहाँ पर लेटर्स दिखाए गए हैं। ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन, ट्रांसफर, एक्सपीरियंस रिलीविंग है, ये सारे लेटर्स अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। ओके, शेड्यूलर करके एक ऑप्शन है। अगर मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय उसका खुद का शेड्यूलर मेंशन कर रहा है कि प्लान कर रहा है कि मान लो कि आज जो भी डेट हुई उसके बाद अगर उसको प्लान करना है कि मैं 14, 15, 16 तारीख को छुट्टी पे जाने वाला हूँ, ऐसा एक इंटीमेशन शेयर कर रहा है, तो जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसके ऊपर जो सुपीरियर रहेगा उसको इंटीमेशन मिल जाएगा जो एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया है। या फिर मान लो कि वो टीम मीटिंग भी यहाँ पर डिफाइन कर सकता है कि 14 तारीख 15 तारीख को दो हम मीटिंग करने वाले, तो ऐसा एक नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ गूगल कैलेंडर के हिसाब से ये काम कर रहा है। ओके, तो यही है माई शेड्यूलर, माई एचओडी एंड माई सुपीरियर, ऐसे करके 3 आपको स्लैब में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लोन एप्लीकेशन कैसे करना है, तो आपको एम्प्लॉय में जाना है, लोन एप्लीकेशन में जाके आपको क्लिक करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है। एम्प्लॉय के लिए तो ये मैंडेटरी है ही नहीं, लेकिन बिहार पर अगर एम्प्लॉय एचआर कर रहा है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी की कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय है जो लोन रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉय के लॉगिन से अगर आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर लोन टाइप सिलेक्ट करना है कि उसको कौन सा लोन टाइप लेना है, कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोन लेना है। यहाँ अगर मान लो कि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करना है तो भी कर सकते हो। अगर 0% है तो 0 रहने देना है। अमाउंट मेंशन करना है कि मेरे को 20,000 का लोन लेना है, मैंने यहाँ पर 20,000 कर दिया, और उसके 10 यहाँ पर ईएमआई होने चाहिए, यानी कि 10 किस्त में उसका सैलरी डिडक्शन में से लेना है। तो यहाँ पर अमाउंट भी आपको मिल जाएगा कि कितना अमाउंट हर मंथ सैलरी में से उसका डिडक्ट होगा। अभी लोन स्टार्ट कब से करना है, ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि 1 फरवरी से मेरा लोन स्टार्ट होना चाहिए। अभी मैंने 10 किस्त लिखे है तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2024 को मेरा लोन यहाँ पर क्लोज हो रहा है। जो भी लोन ले रहा है उसका गारंटेड भी अगर डिफाइन करना है तो आप उसका एम्प्लॉय आईडी लिख दो। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसका सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मेंशन करना है आपको। ओके, यहाँ पर इट इज़ कैरी का टिक मार्क आपको रिमूव कर देना है। ओके, कौन सी मंथ से उसका डिडक्शन होना चाहिए, तो फरवरी मंथ से मैं अगर लोन ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर फरवरी मंथ सिलेक्ट करना है। ओके ओके, देन एम्प्लॉय के लॉगिन से अगर ये रिक्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल वो डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन अगर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एचआर पर्सन कर रहा है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस डालूंगा, मेरा पर कौन है जो ये लोन अप्लाई कर रहा है, तो मैंने लिख दिया, सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ अप्लाई कौन रखे, मैंने यहाँ पर एक डेमो लिख दिया है कि ये पर्सन का नाम और लोन का रीज़न, जो भी डॉक्यूमेंट मैन्युअल आपके पास आया होगा अगर रिक्वेस्ट है तो वो भी अटैच करके आप यहाँ डाल सकते हो और रीज़न भी मेंशन करके सेव बटन करोगे। जैसे ही सेव करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी सैलरी होगा तो उसके सैलरी में से 2000 रुपीज़ डिडक्शन एज अ लोन सिस्टम ले लेगा।
लोन के बाद हम वार्निंग के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को हमें असाइन टू वार्निंग करना है, कि वार्निंग देना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी है, डेजिग्नेशंस है, ब्रांच है, उस हिसाब से हम वार्निंग भी मल्टीपल दे सकते हैं। अभी मुझे सिंगल एम्प्लॉय को अगर मुझे असाइन करना है वार्निंग, तो मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूँगा और वार्निंग डेट क्या रहेगी मेरी, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया कि आज जो भी डेट है, एग्जाम्पल मैंने ये डेट सिलेक्ट कर ली, उसको मुझे वार्निंग देना है। तो यहाँ पर एक टेबल में एंट्री हो जाती है। अब वार्निंग किसके बारे में देनी है, कि उसका मान लो कि ड्रेस कोड रिगार्डिंग है, डिसिप्लिनिंग के बारे में लेट अटेंडेंस है, तो मैंने वो एक लिख दिया कि लेट अटेंडेंस। मुझे उसका डेज कैलकुलेशन में मेरी पॉलिसी थी कि मुझे उसमें डेज डिडक्शन रखना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 1 डे डिडक्शन उसका रखना है, या 0.5 यानी कि आधा दिन की सैलरी उसकी डिडक्ट करनी है फ्रॉम हिज सैलरी। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अगर मान लो किसी का, अगर मान लो ड्रेस कोड में डिफाइंड है, उसकी पॉलिसी में अगर लिखा हुआ है कि वो भी डेज अमाउंट में है, तो यहाँ पर अमाउंट का ब्लॉक ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ सैलरी डिडक्शन है। तो इस हिसाब से आप रीज़न डिफाइन कर सकते हो। इसी डेट कौन सा रहेगा, पर्सन का नाम रहेगा, ऑथराइज कौन करेगा उसका नाम रहेगा, और यहाँ पर सेव करना है। तो उस हिसाब से हम किसी भी एम्प्लॉय को वार्निंग भी दे सकते हैं। ओके, नाउ किसी भी एम्प्लॉय का अगर मान लो कि रिज़ाइन रखना है बाय सिस्टम, तो एग्जिट एप्लीकेशन में जाना है। एम्प्लॉय खुद उसके लॉगिन से भी कर सकता है। ओके, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर जो भी है, एक पर्सन मैंने सिलेक्ट किया कि इसने रिजाइन रखना चाहता है, तो उसके रेजिग्नेशन पर्पज़ क्या है, करियर ग्रोथ के लिए वो जाना चाहता है, या फिर बाद में मान लो कि मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, अदर रीजन भी होता है, हेल्थ रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन होता है, तो पर्सनल डाल दिया। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉय लोगन में बाय डिफ़ॉल्ट डेट आती है कि जो भी डेट वो डिज़ाइन रखना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, लेकिन अगर हम एडमिन यूज़र है तो हम उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको प्रीवियस डे में भी काउंट कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यह डेट सिलेक्ट कर लिया है, और मेरा नोटिस पीरियड रहेगा वो ग्रेड पे डिफाइन करता है। जो भी एम्प्लॉई अगर छोड़ के जा रहा है या रिज़ाइन रख रहा है, उस वो कौन से ग्रेड में फॉल हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर नोटिस पीरियड भी दिखाया जाता है। ओके, और यहाँ पर उसका लास्ट वर्किंग डे आएगा, और यहाँ पर भी बाद में कमेंट्स में उसका जो भी रिज़ाइन पर्पस है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट आता है कि क्या ये जो छोड़ के जा रहा है वो एम्प्लॉई रिहायरेबल है, उसको वापस लेना है तो यस, नहीं लेना है तो नो ऑप्शन है। कंटिन्यू विद इंटरव्यू प्रोसेस, अगर टिक मार्क करना है तो भी कर सकते हो। जो भी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसका रिप्लेसमेंट क्या रहेगा, ओके, तो वो भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, और आफ्टर दैट उसको सेव करना है। सेव होने के बाद यही रीजन एप्लीकेशंस को अगर आपको देखना है कि वो पेंडिंग फ्रॉम कहाँ से है, चोरी से है या फिर बाद में एचआर से, और यहाँ पर आपको जाना है एग्जिट एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर, वहाँ पर एम्प्लॉय को टिक करना है, उसका स्टेटस चेंज करना है। अभी आपको जो भी दिख रहा है वो पेंडिंग स्टेटस में था, टिल अभी उसको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद उसको अप्रूव करना है। यह अप्रूव होने के बाद ये सेव करने के बाद वही एम्प्लॉय को अगर F&F में अगर देखना है तो आप देख सकते हो कि फुल एंड फाइनल उसका प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सी भी एम्प्लॉय को मैं ले रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर आपको उसका नोटिस वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उसका जो ड्यूज रहेगा, जैसे कि करंट मंथ सैलरी या प्रीवियस मंथ सैलरी होल्ड रहेगा तो वो भी दिखेगा। अर्निंग पार्ट्स में उसका क्या है, ग्रेजुएटी, लिविंग, केसमेंट, बोनस है, ये सब, तो वो भी डेटा आपको बाइंड करके सिस्टम देगा। अगर उसका बैकएंड में प्रोसेस है तो डिडक्शन मान लो कि उसका लोन लिया हुआ एडवांस है, TDS का जो भी रहेगा, नोटिस पीरियड अगर मान लो उसका नहीं फुल किया, नोटिस पीरियड पूरा उसने अटेंड नहीं किया है, तो उसके जो भी डेज रिमेनिंग रहेगी वो यहाँ पर बांड करके अमाउंट दिखाएगा कि कितना नोटिस पीरियड डिडक्शंस है। ओके, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। मान लो कि कुछ अमाउंट ऐसी है जो अगर मान लो पार्ट ऑफ द इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एडिशन करना है, तो आप यहाँ पर अदर करके एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर मान लो कि डिडक्शन भी करना है तो आप को डिडक्शन में भी एक अदर करके ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, और अर्निंग एंड डिडक्शन का जो डिफरेंस रहेगा यहाँ पर आपको टोटल ड्यूज करके यहाँ पर दिखाएगा। टोटल ड्यूज यानी कि अर्निंग पार्ट, टोटल ड्यू डिडक्शंस यानी कि आपको ये पार्ट दिख रहा है वो, और पेबल अमाउंट कितना रहेगा एज एन F&F, तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। ओके, अगर मान लो कि असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो भी मिलेगी। अगर जो भी इम्प्लॉई को असेट्स दी गई है, क्या उसका डिडक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो वो भी आपको बाइंड करना है तो कर सकते हो आप यहाँ से। अगर मान लो कि एम्प्लॉई जो भी है उसको TDS में भी फॉलो हो रहा है, तो आपको पहले ऐसे कंसिडर करके आफ्टर कैलकुलेट TDS करना है। ओके, TDS कैलकुलेट होने के बाद फिर बाद में आपको उसको F&F क्लोज करना है, और फिर प्रिंट एंड सिग्नेचर कर देना है, ताकि वो अगर मान लो कि TDS में भी फॉलो हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन बाइंड कर लेगा। तो ये था फुल एंड फाइनल प्रोसीजर।
यह जो मेनू है वो एम्प्लॉय लॉगिन में आता है। एडिट प्रोफाइल यानी किसी भी एम्प्लॉय को अपने एडिट प्रोफाइल करना है तो भी कर सकता है। ओके, माय सुपीरियर करके ऑप्शन है, एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर माय सुपीरियर करके ऑप्शन आता है, उसमें वो अपने अपर हायरार्की में कौन कौन से है तो वो भी देख सकता है कि मेरे ऊपर सुपीरियर कौन है और उसके ऊपर एचओडी कौन है। ओके, डायमेंडिक फॉर्मेट करके एक ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप खुद का मास्टर क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चनर मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो, या कुछ ऐसे लेटर्स है जैसे कि आपको वार्निंग लेटर देना है या एब्सकॉन्डिंग का लेटर अगर क्रिएट करके देना है तो वो सारे यहाँ पर मास्टर सेटअप में जाके आपको बनाना है। अगर हम आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो हेल्प हमारी टीम से भी लेनी है तो वो हम यहाँ से आपको बना के देंगे। तो ये था पूरा एम्प्लॉय का मास्टर।